जी। तो अभी तक जो है, अब हम इसकी एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर आएंगे। इसके अंदर हम एक सर्किट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसके अंदर आपको थोड़ा सा और जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। जी, आप देखिए, इन अप्लाइड मैथमेटिक्स टू फिजिकल सिचुएशंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ऑफन अप्रोच द सेम प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर in completely different ways. For example, consider the problem of finding the steady state current, ठीक है। स्टेडी स्टेट करंट जो है, उसको आप शो करते हैं आई पी ऑफ टी के साथ, ठीक है। पी असल में यहाँ पे शो कर रहा होता है पार्टिकुलर को, और टी फॉर टाइम है। बाकी जो है इसकी डिफरेंट नेम है, कोई कैपेसिटर है, कोई चार्ज है। क्यू ऑफ टी जो है वो चार्ज को, आई जो है वो करंट को, ठीक है। और कैपेसिटर जो है वो, ये मेरा ख्याल है इसी तरह से आप डिफरेंट इनके नाम देख लें, एल आर सी से रिलेटेड जो नाम है वो इस तरह से होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, द पॉजिटिव कांस्टेंट एल आर सी आर इन टर्न द, इसके नाम है इंडक्टेंस इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, आर फॉर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एल फॉर इंडक्टेंस है, और सी फॉर कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटेंस है। तो यहाँ से आप देखें, आपने जो मेन चीज है ये बेसिकली, तो जो खैर इसके सर्किट के अंदर, यानी कि उसने इस तरह से इक्वेशन बनाई है। ये साइन की जगह पे जो है वो अक्सर क्वेश्चंस में कोस या साइन ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड जो है यूज किया जाएगा। तो इसकी जो एप्लीकेशन के क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे आप देखें 17 और 18 क्वेश्चन। ये देखें, इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इक्वल टू जीरो के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस होता है जब इक्वल टू जीरो हो राइट साइड पे। अगर इक्वल टू जीरो नहीं है राइट साइड पे, तो वो आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। और वो आपका फिर उसमें आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन में निकालना पड़ता है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस होंगी ताकि आपको लर्निंग हो सके। मैं अपनी ही चैनल की जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब जैसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 मैंने आपको कहा है कि आपने अपनी एक्सरसाइज 1.6 है शायद ये, ठीक है। मैं देख लेती हूँ एक दफा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6 है। पहले मैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा, एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करवा दूँ, उसके बाद जो है, यानी कि असल में आप तो उसी क्वेश्चन को यूज करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंट चीजें हैं सर्किट से रिलेटेड है। जैसे कि, तो फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम 17 एंड 18, फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज, ठीक है। स्टेडी स्टेट चार्ज को उसने क्यू पी ऑफ टी के साथ, और फिर जो इसका करंट है उसको आई के साथ जो है डिनोट किया गया है, ठीक है। और क्यू पी ऑफ टी, अच्छा, अब जो वेरिएबल है ना ऊपर वाला, ये तो क्यू है, ठीक है। ये चार्ज को शो कर रहा है स्टेडी स्टेट के साथ, ठीक है। और जबकि जो टी है वो टाइम को शो कर रहा है, और ये आपके पास एल आर सी की वैल्यूज हैं। और राइट साइड पे जो आपका फंक्शन का है ना उसकी डिस्कशन की गई है। अच्छा, अब ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। इसके राइट साइड पे इक्वल टू जीरो नहीं है दोनों क्वेश्चन के, ठीक है। एक मैं आपको करवाऊंगी, एक आप लोग खुद करेंगे। फाइंड द कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस एंड इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। यानी कि इसकी जनरल सोल्यूशन आपने निकालनी है बेसिकली। क्यू पी की वैल्यू चार्ज की आप डिस्कशन करेंगे आप, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आई पी ऑफ टी है ना, वो बेसिकली आप क्यू का डेरिवेटिव भी ले लें तो वो भी इक्वल होता है इसी के, ठीक है। यानी ये भी मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ, लेकिन पहले ये क्वेश्चन पढ़ लें। For the find the steady state charge QP of T and steady state current IP of T for the LRC series circuit described by the given differential equation. And you have to find the complex impedance and the impedance of the circuit, ठीक है। और यूज द रियल मेथड और कॉम्प्लेक्स मेथड। रियल और कॉम्प्लेक्स यानी आयोटा वगैरह के साथ जो है वो इसकी डिस्कशन वगैरह साथ साथ आपके पास, या आयोटा के बगैर वैल्यूज के साथ साथ वो कैसे कैसे आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे उसकी डिस्कशन है। अच्छा जी, अब मैं जो है इसके अंदर, जी मैं आपको यही बता रही थी, एक लाइन बता दूं फिर उसके बाद एक्सरसाइज की सोल्यूशन करते हैं हम। ये देखिए, आई जो है वो असल में डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है। यानी कि असल में क्यू डैश जो है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको शो हो जाए। जी, आई डैश, आई जो है वो असल में क्यू डैश के इक्वल होगा, क्यू डी क्यू ओवर डी टी के इक्वल होगा। खैर ये इसने सारी चीजें पूछी हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी ये देखें, आईपी जो है वो क्यू डैश के इक्वल। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट से काम को स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इन मैथमेटिक्स आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
तो ये मैंने क्वेश्चन को मिनिमाइज किया ताकि मैं यहाँ से नोट कर लूँ, और एक वर्ड की फाइल मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ जिसमें कि हम काम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए उसी तरीके से एज यूजुअल जो है रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये, हाँ जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर पेन को लिया है। जी, एक्सरसाइज आउटलाइन है। आउटलाइन जो है उसको आपने नोट करके रखना है कि उसके अंदर एडिशन कर दें आप। एक्सरसाइज जो है 1.6 का आज हम जो इस वक्त करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको मिनिमाइज पे थोड़ा सा कर दूं। ठीक है, ये क्वेश्चन 17 एंड 18 इस वक्त वाली क्वेश्चन में जो पहले आपको करवाया जा चुका है उसके अंदर आपको मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी जो है ना, एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन जो है वो हम आपको बता चुके हैं। वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। अगर ये इसमें ना हुआ ये क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट, तो स्टूडेंट आपको जो है वो दोबारा से उसको करना पड़ेगा। जी, एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड ट्रांसफॉर्म के बारे में जो हम काम कर रहे हैं। जी, एक्सरसाइज है 1.6 के मैं पहले जो क्वेश्चन है 7, 9, 13, 15 ऑलरेडी जो है इसके क्वेश्चन जो है उसके अंदर इन दो का हमने एडिशन का किया है। वैसे ऑलरेडी जो आपको करवाए जा चुके हैं वो है 7, 9, 13, 15 और एग्जाम्पल 2। ठीक है, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन आज जो है इन दो का इजाफा किया गया है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड पे लिखवाया जा चुका है। अच्छा, जी एग्जाम्पल 2। ठीक है, 7, 9, 13, 15। अच्छा जी, अब हमने अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का इजाफा किया है। अच्छा, तो अब जरा देखें स्टूडेंट के ये वाली क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ। 0.5 d² बाई dt² +3 dq/dt +12.5 q इज इक्वल टू 10 cos of 5t। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अच्छा जी, 0.5 + 3। ठीक है, और ये इस तरह से आप लोगों ने अपना साथ साथ कैलकुलेटर जो है ना उसे यूज करना है स्टूडेंट, ताकि जो जो मैं आपसे पूछती जाऊं कि ये चीज कैसे है तो आप साथ साथ जो है ना मुझे बताते जाएंगे। अच्छा, तो हाँ जी, आप यहाँ से देखें, यहाँ से मेरा ख्याल है मैं क्वेश्चन 17 दोबारा से लिख दूं। हाँ जी, तो आपने स्टूडेंट जो है ना इसका बेसिकली हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप इसके अंदर इज्यूम कर देते हैं कि सबसे पहले आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो होता है वो वाई सी होता है। ठीक है, वाई सी निकालना है। वाई सी निकालने के लिए आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो इक्वेशन नंबर है इसका नाम आप 1 रख दें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है 0.5। ठीक है, और यहाँ पे d² q/dt² +3 dq/dt +12.5 q इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए लेफ्ट साइड को आप इक्वल टू 0 अज्यूम कर लें। ठीक है, अच्छा, अच्छा यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट्री की जगह पे आपने असल में क्यू सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू सी, क्योंकि पहले ऊपर y होता था ना वेरिएबल, अब यहाँ पे q है तो क्यू सी लिख लें आप। अच्छा, तो आपने उसी तरीके से लेट अज्यूम कर लेना है कि जैसे y = e⁻m x था। ठीक है, तो यहाँ पे आप Q इज इक्वल टू e⁻m t साबित कर लेना। ठीक है, इस तरह से पहले था ना dy/dx था, तो आप Q इज इक्वल टू e⁻m t कर लें, या एट द एंड आप इसको Q के साथ रिप्लेस कर दें, वो कोई खास इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल के ऊपर। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास नंबर 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, आपने इसको जो है ये लेट लिखा हुआ है। अच्छा जी, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t।
ठीक है ना। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी। तो यहाँ पे आप देखें डी क्यू बाई डी टी जो है दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई रेज पावर एम टी। तो यहाँ पे आपके पास डी क्यू बाई डी टी जो है वो इक्वल आ जाता है, ये एम टी है तो ये आ जाता है एम और ई रेज पावर एम टी। ठीक है ना, पावर का डेरिवेटिव साथ आ जाता है। तो ये आपके पास ये इसी को आप क्यू डैश ऑफ टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, और बेसिकली आपने जो है ना इस इक्वेशन के अंदर डी क्यू बाई डी टी, क्यू क्यू तो निकाल लिया हमने, ज्यूम किया, फिर डी क्यू बाई डी टी भी आ गया, अब डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर निकालेंगे। और ये वाली जो इक्वेशन है इसका नाम आप रख दें, ए रख दें। ठीक है, इसके अंदर हम अभी पुट करेंगे। तो इसी तरीके से आपने जो है अगेन डिफरेंशिएट किया 3 इक्वेशन को। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू डैश ऑफ टी इज इक्वल टू डी स्केयर क्यू बाई डी टी, स्केयर आ जाता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम ई रेज पावर एम टी। ठीक है, तो आप देखें इसको मैंने पूरे को जो है वो दोबारा से किया है। यहाँ लेफ्ट पे तो क्यू डबल डैश ऑफ टी आ गया, इसी को ही आप डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर कहेंगे, और यही इक्वल आ जाएगा आपका m इंटू एम। ठीक है, एक पहले m है और एक दूसरा m, पावर का जो एक और m है वो भी मल्टीप्लाई हो गया, और ये आपके पास m स्केयर ई पावर एम टी। यहाँ से ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखें q और q डैश, यानी कि q डी क्यू बाई डी टी और डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर, हमने ये इक्वेशन नंबर ए में पुट करनी है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 3 4 इक्वेशन जो है वो ए में पुट करेंगे। पहले हम मैंने लिखा कि कंसिडर इक्वेशन नंबर ए, और वो ए है 0.5 डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर प्लस 3 डी क्यू बाई डी टी प्लस 12.5। आज फर्स्ट क्लास है ना, तो जरा हैंडलिंग थोड़ी सी डिवाइस के साथ जरा होगा, लेकिन फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना इसके साथ साथ उसी तरह से जी इसके अंदर बाय पुटिंग 2 3 4 इक्वेशन चलेगी। तो बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 एम स्केयर, और फिर आगे आ जाएगा आपके पास क्यू डबल डेरिवेटिव ऑफ टी। ठीक है, इसकी जगह पे प्लस 3 m क्यू डैश ऑफ टी इज प्लस 12.5 m क्यू इज इक्वल टू 0। अब आप इस सारे में जो है सॉरी, m एक दो दफा आ गया, 12.5 एक दफा m। ठीक है, अच्छा, तो अब आपके पास जो है जो इसकी बेसिक इक्वेशन है वो आपके पास, सॉरी क्यू डबल डैश, नहीं नहीं इसका नहीं आएगा, दोबारा से मैं लिखती हूँ। 0.5 एम स्केयर ई रेज पावर एम टी, मैंने एम स्केयर क्यू डबल डैश कर दिया ना, ये देखिए ई स्केयर ई रेज पावर एम टी प्लस 3 m ई रेज पावर एम टी प्लस 12.5 ई रेज पावर एम टी। ठीक है ना, इस तरह से याद है। ये वैल्यूज आप जरा देख लें, मैंने क्यू डैश का वर्ड यूज कर लिया था, वो असल में इस तरह से नहीं था, राइट साइड आपने देखनी है ना, वो आपने पुट कर देनी है। क्यू की वैल्यू ई रेज पावर एम टी, और डी क्यू बाई डी टी की जगह पे आपने m ई रेज पावर एम टी, और डी स्केयर 0.5 डी स्केयर क्यू बाई डी टी स्केयर जो है ना उसकी जगह पे अपने, मतलब 0.5 तो अपनी जगह रखेंगे, लेकिन जो क्यू डबल डैश ऑफ टी है उसकी जगह पे एम स्केयर ई रेज पावर एम टी आ जाएगा। ठीक है, अब आप ई रेज पावर एम टी को साइड पे कर देंगे, 0.5 m स्केयर और प्लस 3 m प्लस 12.5 इंटू ई रेज पावर एम टी। अब इसके अंदर जो है ना मैंने आप समझें कि डिवाइडिंग बाय आप कर दें, ई रेज पावर एम टी कर दें, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाता है 0.5 m स्केयर प्लस 3 m प्लस 12.5 इज इक्वल टू 0। ये एक आपके पास जो है ना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करने की बजाय अगर तो इजीली फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो सही है। अब इसके लिए ये है कि आप ए बी सी की वैल्यूज लिख के जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 12.5।
स्टूडेंट उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू ईयर ना, आपके पास यहाँ पे 25 पार्टिसिपेंट्स हैं और क्लास जो है वो 47 की है, ठीक है। तो हाफ अगर अटेंडेंस है ना, तो उतनों की मैंने अभी सिर्फ तस्वीरें खींच लेनी है और उन स्टूडेंट्स की बस अटेंडेंस लगानी है। अच्छा जी, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, माइनस बी। एक क्लास की आपकी दो वीडियोस हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि एक वीडियो अगर मैंने की तो दूसरी जो है वो मैं रिकॉर्ड करके तो आपके साथ शेयर कर दिया करूंगी साथ के साथ, एंड ही विल शेयर विद यू, ठीक है। ये आपके एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, कोर्स के अंदर इंक्लूड है ये। -3, देखिए ए बी सी की जो वैल्यूज हैं वो आपने पुट कर दी इसके अंदर, ये आपको ऑलरेडी पता भी है। -4, ए है 0.5 और सी है 12.5। जी इसकी वैल्यूज आप लोग मुझे बताइएगा स्टूडेंट क्या क्या आती हैं। जी क्या वैल्यूज आ रही है स्टूडेंट बताएं। 4 AC की क्या वैल्यू आ रही है। ये तो 9 आ गई, -2 × 0.5 मेरा ख्याल है 3 हो गई। जी बताइए कि इसकी क्या वैल्यू आती है। जी कोई स्टूडेंट बताए। जी एमन आप बताएं। जी एमन, सबके माइक ओपन है, हालांकि ऑन है, मैंने कहा था माइक ऑफ रखिएगा। जी आयान आप बताएं। जी कोई स्टूडेंट बात ही नहीं कर रहा। हसन अब्बासी। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, कॉल कट की थी, मैं दोबारा ज्वाइन की है, समझ नहीं है। अच्छा जी, तो आप गिने, आप बताएं क्या वैल्यू आती है स्टूडेंट। 4 AC की क्या वैल्यू आ रही है। जी बताएं। मैम 25 आती है। ठीक है, तो जल्दी बताना था ना स्टूडेंट, आप वैसे बता दें कि मैम मैं कर रही हूँ कैलकुलेट, या इस तरह -3 प्लस माइनस, तो अच्छा जी, 9 - 25 जो है वो आपके पास आ जाता है, -16। -16 आ जाता है ओवर 3। तो यहाँ पे हमें पता है कि -1 का जो अंडर रूट है ना वो आयोटा होता है, ठीक है। -3 प्लस माइनस 4 आयोटा ओवर 3, ठीक है। अब ये m की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, सही। तो अब आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको चाहे तो अलग-अलग वो डिवाइड कर दें चाहे, ठीक है। m इज इक्वल टू -3/3 प्लस -4 आयोटा ओवर 3, ठीक है। और m इज इक्वल टू, ये देखें कैंसिल हो गया, -1 प्लस -4/3 जो है उसको आप 0.75 लिख सकते हैं 4/3 करके, 4/3 किया तो सॉरी 1.33, ठीक है, 1.33 आयोटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, सिंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, अगर ये आ गई हैं, सो अब आपके पास इसका मतलब है कि ये आपके पास है अल्फा मैम प्लस माइनस। हाँ जी, मैम ये 2 × 0.5 है ना, तो ये 1 नहीं होगा। एक मिनट में देख लूँ। 2 × जी बिल्कुल, अगर हाँ जी ये 1, ठीक है, सही है, ये 1 फिर होगा, सही है। -4। जी स्टूडेंट, ये आपने फौरन बता देते तो ज्यादा आसानी रहती, लेकिन अब ये दो लाइंस जो है ना प्रॉब्लम में आई हैं। जी ये स्टूडेंट 1 है, तो ये -3 प्लस -4 आयोटा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। इन दो लाइंस को ना कंसिडर करें। अच्छा जी, अब यहाँ से मतलब जो है ना इसके बाद इस लाइन को लेकर आए कि सिंस दीज लाइंस आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी है ना, तो अब आप इसे ऐसे लिखेंगे। जी वाई होता था, वाई मैंने लिखवाया हुआ था ना, तो यहाँ पे आप वाई की जगह पे लिखेंगे QC इज इक्वल टू e रेज पावर अल्फा
चलिए y लिखते हैं, y c लिखते हैं जनरली तौर पे, ई रेज पावर अल्फा इंटू कॉज ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, लेकिन अब ये y की जगह पे q का वेरिएबल शो कर रहा है ना। ठीक है, इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की जगह dq बाई dt है, तो क्यू सी इज इक्वल टू ई रेज पावर -3, ठीक है, इंटू कॉज ऑफ 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 4। ठीक है, इस तरह से ये शो हो जाएगा। अच्छा सॉरी, सो कॉज ऑफ 4t, ठीक है, आयो बीटा एक्स कर दें। ठीक है, ये इस तरह से वेरिएबल जो है ना वो डी क्यू बाई डी टी है, तो वो वाला वेरिएबल साथ आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसका नाम इक्वेशन नंबर कर देते हैं, बी रख देते हैं। ठीक है, ये अच्छा जी, अब ये हमारा जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हो गया, विच इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। इसको बार बार देखिएगा वीडियो को। अच्छा जी, अब पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है ना, पार्टिकुलर सोल्यूशन जो होता है ना स्टूडेंट, अब ये देखें इसके राइट साइड पे ना ये है 10 cos ऑफ 5t। ठीक है, अब मैं आपको ना यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। अच्छा है कि अब हमने ये ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको ना जो है दिखाई दूँ कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का ना टेबल होता है, लेकिन इसके अंदर ना इस बुक के अंदर ज्यादा बस इमेजरी को ज्यादातर कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का ना ये टेबल टेबल ऑफ कोफिशिएंट्स करके भी देख लेते हैं, चलें। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये ना डिफरेंशियल की बुक से है, ये भी आप जो है ना अपने पास रखिएगा। मैं कह रही थी ये जरा सा जूम करके दिखाते। यहाँ पे सीधा आंसर पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे देखें हालांकि मैं आंसर नहीं देखना चाह रही, मैं सिर्फ आपको एक इमेज दिखाना चाह रही थी। नहीं, अब वो कह रहा है कि इसमें आप हमारे साथ शेयर ही कर दें जी। ये देख लें, चले मैं इसको यहाँ पे, चले ये राइट साइड पे देखें। ठीक है, अगर इसको ओपन करती हो ना तो वो फिर उसको लिंक जीमेल वगैरह ईमेल अकाउंट मांगता है। देखिए आपके पास अगर है ए वन कांस्टेंट है, तो आप इसका नाम वाई पी के लिए ना पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ए रखेंगे। अगर राइट साइड पे एक्स का वेरिएबल आ रहा है तो ए एक्स प्लस बी जनरल फॉर्म बनाएंगे आप। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर है, आप ये सारा कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ साइन और कॉस की तरफ देखेंगे। ठीक है, अगर वो कहते हैं साइन 4x आ रहा है, तो वाई पी का नाम आप रखेंगे ए कॉस ऑफ 4x प्लस बी साइन ऑफ 4x। यानी जो इसका एंगल है, अब देखें यहाँ सिर्फ राइट साइड पे साइन 4x आया है ना, आपने लेकिन दोनों चीजें लिखनी है। अगर साइन की जगह सिर्फ कॉस 4x आया होता राइट साइड पे, तब भी आपने इसी तरह लिखना है। ठीक है, तो आगे तो और चीज है कि अगर राइट साइड पे क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल आएगा तो इस तरह लिखेंगे कि जनरल फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो है ये इसका टेबल होता है, उसके मुताबिक हमने करना होता है काम। अब इसके साइड पे 10 cos ऑफ 5t है, 10 को तो हम रखेंगे, लेकिन जो cos ऑफ 5t है ना, इसको a cos ऑफ 5t प्लस b sin ऑफ 5t लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसके ये जील की बुक है, डिफरेंशियल की है। ये वाली जो आपको करवा रहे हैं ये एक और बुक है जील की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रिलेटेड, लेकिन इसकी जील की जो डिफरेंशियल की बुक है ना उसके अंदर है ये, कि अगर आपके पास साइन और फोर इस तरह से आ रहा है तो एंगल के अकॉर्डिंग आपने पूरा इस तरह लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छा हुआ दिखा दिया यहाँ पे। जो वो था 10 cos ऑफ 5t था। ठीक है, राइट साइड पे, तो आपने ये कहा कि फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो वाई पी है। ठीक है, तो वाई पी जो है वो आपके पास है 10 तो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके साथ आप लिख देंगे ए कॉज ऑफ मेरा ख्याल है 4t था शायद, या पता नहीं 5t था जी। आप ग्रेड 10 मिनट्स है। अच्छा,
अब मैं स्पीड के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ, अगर कर सकी तो, नहीं तो फिर एक और वीडियो आपको इसी के साथ ज्वाइन करनी होगी। 10 cos of 5t, हाँ जी, 10 a cos of 5t प्लस b sin of 5t। ठीक है जी स्टूडेंट, मैं कोशिश करती हूँ स्पीड अप करके ना काम को वाइंड अप कर दूँ। अच्छा, अब जो राइट साइड लेफ्ट साइड है ना स्टूडेंट, वो मेरे पास है कि ये है ना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब आपने इसका नाम वाई वाई की जगह पे मैंने क्यू कर देना है, ठीक है। हमें यही वाली इक्वेशन है ना, यहाँ पे क्यू डबल डैश निकालना होगा, क्यू डैश निकालना होगा, और ये क्यू निकालना होगा। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला क्यू, इसकी बात नहीं हम कर रहे, क्यू पी के अंदर आपको ये चीज करनी होगी। ठीक है, अच्छा जी। आ, हम पता नहीं कौन से नंबर तक जा चुके थे अभी, तो वैसे पार्ट काइंड का होगा, लेकिन जो है ना, एक और जूम का लिंक भी ज्वाइन हो जाएगा स्टूडेंट, फिर दो 4 है ये इक्वेशन, तो आप 5 नाम रख देते हैं। जी इक्वेशन नंबर है 5। ठीक है, ये जनरल इसकी फॉर्म है। अच्छा, अब मैंने इसमें कहा मुझे 2 दफा डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पहले सी के लिए हम कर रहे थे, अब इसके लिए डिफरेंशिएट टू टी करेंगे। अच्छा, इसका नाम आपने रख दें क्यू पी रख दें स्टूडेंट, वाई की जगह पे क्यू पी। तो ये क्यू डैश पी आ गया ना डेरिवेटिव, डी बाई डी टी ऑफ 10 को साइड पे कर दें, ए कॉज ऑफ 5t प्लस बी साइन ऑफ 5t। तो क्यू डैश पी जो है ना, वो आपके पास आ जाता है 10 इंटू कॉज ऑफ 5t की जगह पे क्या आ जाएगा बताइएगा, माइनस साइन ऑफ 5t। ठीक है, ये उसी तरह ही रह गया, लेकिन जो एंगल है इसका डेरिवेटिव आगे आ गया, प्लस बी कॉज ऑफ 5t। ठीक है, और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव आगे आ गया 5। ठीक है, इन शॉर्ट वे जो है ना, वो क्यू डैश पी जो है वो आपके पास आ जाता है -50 a साइन ऑफ 5t प्लस 5b कॉज ऑफ 5t। ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई। अच्छा जी, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक होगी ना तो वो आगे तक चलेगी, अगर हो गई तो वो फिर आप लोग खुद से देख लीजिएगा स्टूडेंट। अच्छा जी, अब ये एक क्यू आ गया आपके पास, अब क्यू डैश आ गया, इसके बाद हमने क्यू डबल डैश निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी 6 आ गई। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने लिखा कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये क्यू डबल डैश ऑफ पी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ -50 a साइन ऑफ 5t प्लस, ये भी 50 था, ठीक है ना, प्लस 50 b कॉज ऑफ 5t। ठीक है, अच्छा, जब आपने इसका डेरिवेटिव आगे फर्दर लिया तो इस साइन ऑफ 5 जो है उसके साथ आ जाता है, मतलब -50 a साइन ऑफ 5t की जगह के कॉज ऑफ 5t, और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ वैसे आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी 50 b कॉस की जगह पे माइनस साइन ऑफ 5t, और फिर 5 जो है वो इसका साथ फर्दर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास 5 और 50 जो है -250 a कॉज ऑफ 5t, और फिर यहाँ पे -250 b साइन ऑफ 5t। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्यू डबल डैश आ गया। ठीक है, अच्छा जी, असल आपकी इक्वेशन जो थी ना वो कैसे थी कि ये वाली थी ना आपके पास इक्वेशन, ये वाली 0.5, आपने इसका नाम जो भी रखा हुआ था, मेरा ख्याल है कंसिडर 1 रखा हुआ था, या ये जो भी था उसको लिया आपने। ठीक है, तो उसके अंदर आपने क्यू की जगह पे क्यू डैश की जगह पे क्यू पी करते जाना है। ठीक है, ताकि हम इसको फिल करेंगे, यानी कि 0.5 क्यू डबल डैश पी। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, क्यू के साथ क्यू पी करेंगे ताकि पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लें, +3 क्यू डैश पी प्लस 12.5 क्यू पी। ठीक है, इज इक्वल टू 10 5 कॉस टी, 10 cos of 5t। जरा देखिएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्यू पी, क्यू डबल डैश पी, क्यू पी डैश पी और क्यू पी, और राइट साइड पे आपने यही रखना है नाम। ठीक है, अब देखिए मैं इसको जो है सॉल्व कराती हूँ आपको।
रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आप दोबारा दोबारा देखते जाइएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर बाय पुटिंग आपने इक्वेशन जो है 5 6 7 करेंगे। बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 5 6 7 करनी है आपने। ठीक है, तो 0.5 क्यू डबल डैश जो है वो ये है। ठीक है, इंटू -250 ए कॉज ऑफ 5t। अच्छा स्टूडेंट, इसी का नाम लगा के तो मैं उसी का नाम बी के नाम से रख दूंगी। माइनस मेरा ख्याल है थोड़ी सी जाएगी, 3 मिनट में तो काम नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, ये 0.5 और ये 0.5 के साथ ना क्यू डबल डैश मैंने पुट कर दिया। अब फिर है +3। ठीक है, +3। अब इक्वेशन नंबर 6 जो है वो क्यू डैश को शो कर रही है कि वो क्या कौन सी वैल्यू है, तो वो देखते हैं। क्यू डैश की जो वैल्यू थी वो आपके पास 6 इक्वेशन नंबर में थी ना, तो 3 के साथ क्यू डैश भी, इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास आ गया -50 a साइन ऑफ 5t +50 b कॉज ऑफ 5t। ठीक है, अच्छा जी, आगे है 0.5 और +3 क्यू डैश भी, आगे +12.5 क्यू ऑफ पी। क्यू ऑफ पी उससे भी पहले है, जो हमने स्टार्ट में किया था वो था 10a कॉज ऑफ 5t +b 10b कह लें, चले 10b साइन ऑफ 5t। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड पे 10 कॉज ऑफ 5t। 10 मैं पहले आपको जो 5 इक्वेशन है वो भी दिखा दूं। ये थी ना आपकी। ठीक है, 10a कॉज ऑफ 5t +10b साइन ऑफ 5t। अच्छा जी, अब आपने इक्वल टू है 10 कॉज ऑफ 5t। 10 कॉज ऑफ 5t, इसको जरा सा स्मॉलेस्ट कर लेते हैं हम। 250 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 125 -125 a कॉज ऑफ 5t -125 b साइन ऑफ 5t। ये 5t है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 और 50 और 3 को तो -150 a साइन ऑफ 5t। फिर ये 3 के साथ इसको भी आगे मल्टीप्लाई किया, +150 b कॉस ऑफ 5t। ठीक है, +12.5 को 10 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो मेरा ख्याल है 125 आ जाता है जी। +125 a कॉस ऑफ 5t +125 b साइन ऑफ 5t इज इक्वल टू 10 कॉज ऑफ 5t। असल में अब हमने ना बस इनके जो है मुख्तलिफ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करना है ताकि ए और बी की वैल्यूज निकाल सकें हम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से देखें आपके, आप इसमें जो प्लस माइनस राइट साइड वाली वैल्यू तो लेते रखिएगा, लेफ्ट वाली लेते रखिएगा। ठीक है, तो अब देखें 5 जो ए कॉज ऑफ 5t है उसको ए कॉज ऑफ 5t, ये बी कॉज ऑफ 5t, ये ए कॉज ऑफ 5t। ठीक है ना, ये नहीं ऐड करेंगे, ये बी है ना। ठीक है, तो 125 और ये आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, -125 बी साइन ऑफ टी, ये भी, अच्छा ये भी कैंसिल हो गई है। चलें, ठीक है, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। 150 a वरना साइन ऑफ 5t प्लस, मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस भी आपको भेजूंगी। कॉज ऑफ 5t इज इक्वल टू 10 कॉज ऑफ 5t। ठीक है, अब ये वैल्यूज रह गई। अब आपने कहा, कहना है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन ऑफ 5t। ठीक है, यानी कि साइन ऑफ 5t, कॉज ऑफ 5t, या साइन और कॉज के बगैर कोई वैल्यू होगी तो उसे कांस्टेंट कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि लेफ्ट वाली साइड पे है -150 a, साइन ऑफ 5t नहीं लिखेंगे। ठीक है, और राइट साइड पे है ही नहीं है साइन ऑफ 5t। ठीक है, लेफ्ट पे एक वैल्यू आई है ना, तो यहाँ पे तो है ही नहीं है, 0। ठीक है, विच इम्प्लाइज कि ए को आपने -150 को 0 को डिवाइड कर दिया -150 के साथ, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू तो आपके पास 0 आ गई। ठीक है, अब आपने ये कहा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कॉज ऑफ 5t, कोफिशिएंट ऑफ कॉज ऑफ 5t। ठीक है, तो कॉज ऑफ